हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है द सेल्फिश जाइंट, जिसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्फिश का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड मतलब ईगोइस्टिक, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो, जिससे सिर्फ अपने से मतलब हो, जो सिर्फ अपनी प्रॉफिट अपने गेन के बारे में सोचे, जो ये ना सोचे कि दूसरों पर भाई उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो दूसरों की फीलिंग्स दूसरों की इमोशंस के बारे में बिल्कुल ना सोचता हो, जो स्वार्थी यानी जो मतलबी इंसान होता है, जो अपने बारे में सोचता है, जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, जिसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सिर्फ मेरी है तो मेरी ही होनी चाहिए। ऐसे इंसान को हम सेल्फिश कहते हैं। और जाइंट का मतलब क्या है? जाइंट का मतलब होता है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी हो, बहुत उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? द सेल्फिश जाइंट। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस गिवन है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। What happens when we live a life in which there is no place for the feelings of others? Is that life fulfilling? There is certainly something amiss in such a selfish life. In this story, nature plays the role of a leveler and a spoil sport when a giant who owns a beautiful garden becomes apathetic to extent of becoming selfish. Read to find out what happens when he prohibits the little children from playing in his। तो स्टार्टिंग में ही हमसे एक सवाल किया गया है कि क्या हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहाँ पर दूसरे की फीलिंग्स दूसरे के इमोशंस की बिल्कुल जगह ना हो। मतलब क्या वो ज़िंदगी, क्या वो लाइफ फुलफिलिंग होगी? क्या हम ऐसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं जहाँ पर सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचें, सिर्फ अपने भले के बारे में सोचें, दूसरों के बारे में कुछ ना सोचें? तो क्या वो लाइफ है? क्या वो ज़िंदगी है? फिर वो आगे पूछते हैं कि ये जो स्टोरी है, बताते हैं वो एक्चुअली कि ये जो स्टोरी है पूरी, वो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक सेल्फिश जाइंट है और उसके सेल्फिश नेचर की वजह से जो नेचर है वो किस तरीके से दुखी होती है, वो किस तरीके से परेशान हो जाती है। और फिर एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पर वो नेचर जो है वो उससे एक तरीके से बदला लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि ये जो जाइंट है, कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसा किया है, इसने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से नेचर जो है वो मजबूर हो गई इससे बदला लेने के लिए। तो आइए हम स्टोरी पर मूव करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। Long ago, on the top of big mountain, there stood a magnificent का मतलब होता है beautiful, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा beautiful castle का मतलब हो गया किला। with an exquisite का मतलब हो गया beautiful, extremely lovely, exquisite garden that had soft green grass and vibrant flowers. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms. Underline this word blossoms. Blossoms का मतलब होता है flowers, फूल। of pink and pearl मतलब कि वाइट कलर के फ्लावर्स, pink and pearl, and in autumn bow underline this word bow का मतलब हो गया beer, rich fruits. The birds sat on the trees and sang sweet melodious songs. The children from the neighboring houses loved to play in this garden. Sometimes they would stop their games in order to listen to the birds. They were very happy there.
तो बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़े बिग माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा एक कैसल हुआ करता था। और उस कैसल के अंदर, यानी उस किला के अंदर, उस किले के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन हुआ करता था। उस गार्डन में सारी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, ट्रीज, बर्ड्स। हर तरीके से वो गार्डन जो था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही रिच था। उस गार्डन में चारों तरफ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास फैली हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल से वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हुआ करते थे। उस गार्डन में जो चारों तरफ ग्रास हुआ करती थी, उस ग्रास के ऊपर फ्लावर्स ऐसे उगते थे, ऐसे लगते थे वो वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स, जैसे कि आसमान में तारे होते हैं, जस्ट लाइक द स्टार्स इन द स्काई। उसी तरीके से ये गार्डन के अंदर ग्रीन ग्रासेस थी और उन ग्रास के ऊपर वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स लगे होते थे। फिर आगे बताते हैं कि स्प्रिंग टाइम में ये पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते थे। और जब ऑटम का सीज़न आता था तो ट्रीज़ जो है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगते थे, ठीक है। एक जगह इन्होंने यूज़ किया है एक वर्ड, 12 पीच ट्रीज़, यानी कि जो ट्रीज़ थी, कोई भी ट्री ऐसी नहीं थी जिसमें फ्रूट्स ना लगते हों। हर ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रूट लगा ही होता था। मतलब जो ट्रीज़ हैं वो पूरे तरीके से फलों से लद जाता था। इतना ज़्यादा फ्लरिशिंग, इतना ज़्यादा नेचर यहाँ पर खुश था। बर्ड्स यहाँ पर हर ट्रीज़ के ऊपर बैठकर गाना गाती थी, सॉन्ग सुनाती थी, ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग्स गाया करती थी। चिल्ड्रन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे आते थे और वो बहुत ज़्यादा खेलते थे इस गार्डन के अंदर, बहुत ज़्यादा खुश थे। सारा कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी क्या करते थे बच्चे बच्चे वहाँ पर थक जाते थे, तो वो अपने जो उनका गेम है वो स्टॉप करके वो गेम ना खेलकर चुपचाप खड़े हो जाते थे और बर्ड्स के गानों को सुनते थे। वो सारी चीज़ें उनको इतनी अच्छी लगती थी, बर्ड्स की आवाज़, बर्ड्स का म्यूज़िक, बर्ड्स का गुनगुनाना उन बच्चों को इतना अच्छा लगता था कि वो वहाँ पर हमेशा रह सकते थे। मतलब इतना अच्छा नेचर को डिस्क्राइब किया गया है स्टार्टिंग के अंदर ही, कि कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितने सारे फ्रूट्स हैं, कितनी सारी ट्रीज़ हैं। और नेचर यहाँ पर बेसिकली, नेचर को यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है कि नेचर यहाँ पर कितना खुश है, नेचर यहाँ पर कितना फ्लरिश कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। But no one knew that the house belonged to a giant who had been on a visit to his friend the ogre for almost 7 years. One day the giant came back. That was when the children came to know that their happiness was short lived. When he arrived, he saw the children playing in the garden. अब क्या हुआ कि स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ी। एक दिन किसी को नहीं पता था, बच्चे वहाँ पर बहुत मज़े से खेल रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि ये जो गार्डन है, ये जो घर है, ये जो किला है, ये किसी और का है। यानी ये किसका है? ये एक जाइंट का है, ये एक सेल्फिश से जाइंट का है। और वो जाइंट कहाँ गया था भाई? इतने दिनों से कहाँ था वो? 7 years से, मतलब पिछले 7 सालों से वो अपने फ्रेंड ऑग्रे के घर पे रह रहा था। ऑग्रे यहाँ पर पुराने ज़माने में ऑग्रे का मतलब होता था मॉन्स्टर, ठीक है। लेकिन राइटर ने ये बताया है कि जो ऑग्रे है वो उसका फ्रेंड है, मतलब उसके दोस्त को यहाँ पर ऑग्रे नाम से बुलाया जा रहा है। तो बोलते हैं कि ऑग्रे के घर वो 7 सालों से वो वहीं रह रहा था और अब अचानक एक दिन वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आ जाता है तो बच्चे जो हैं, उनकी जो खुशियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड हैं। बहुत ही ज़्यादा बच्चे दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो वापस आ गया है। और जैसे ही वो आता है, वो क्या देखता है? अचानक से अपने गार्डन के अंदर वो घुसता है तो वो देखता है कि भाई यहाँ पे तो सारी तरफ बच्चे ही बच्चे खेल रहे हैं। अब वो क्या कहता है, देखिए आगे की लाइंस पढ़ते हैं।
What is going on in my garden? Now no one of you will get a pardon. How dare you spoil my flowers? Evil rains on you will shower. Never show up here again, or I shall cause you severe pain. He cried in such a rough voice that the children ran away. अब वो जैसे ही अपने गार्डन में घुसता है, एकदम से वो चिल्लाता है, वो देखता है बच्चों को और वो एकदम से गुस्सा हो जाता है बच्चों को देख के। वो बोलता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय गार्डन, भैया मेरे गार्डन में क्या हो रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्डन में घुसने की, कि मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लावर्स को टच करने की, तुमने मेरे सारे फूल ख़राब कर दिए, तुमने मेरी ट्रीज़ ख़राब कर दी, कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अगली बार से कभी मेरे गार्डन में नज़र मत आ जाना। एंड अगर तुम यहाँ पर दोबारा आए तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पनिश करूँगा, इतना ज़्यादा परेशान करूँगा, इतना सीवियरली पनिश करूँगा कि तुम दोबारा कभी भी इस जगह पर आने का नाम नहीं लोगे। कि गेट आउट ऑफ माई गार्डन, अभी इसी वक्त मेरे गार्डन से बाहर निकलो, जस्ट मूव आउट, जस्ट लीव आउट। वो एकदम से गुस्सा करता है। और जो बच्चे हैं, सिंस बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वॉइस है, एक तो वो डांट रहा है, चिल्ला रहा है, तो बच्चे वैसे ही डर गए। तो बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और रोकर फिर वो वापस वहाँ से चले जाते हैं। दे रन अवे फ्रॉम हिज गार्डन, वो बाहर चले जाते हैं। This is my garden, said the giant, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. अब देखिए उसने क्या किया, उस जाइंट ने, उसने बोला बच्चों को कि दिस इज़ माई गार्डन, ये गार्डन मेरा है। समझ में आई बात? ये मेरा गार्डन है, मैं किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं करूँगा। मैं मतलब सिर्फ मैं इस गार्डन में खेलूँगा और कोई भी इस गार्डन में नहीं खेलेगा, कोई भी इस गार्डन में पाँव नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ माई गार्डन, ये भाई मेरा गार्डन है, तो मैं यहाँ का ओनर हूँ, तो मेरी चलेगी, ना कि किसी और की चलेगी। देन आगे वो क्या करता है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बच्चों से कि उसने अपनी गार्डन की चारों तरफ बहुत बड़ी एक वॉल बिल्ट कर दी है, दीवार लगा दी है चारों तरफ, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ पर घुस ना पाए, अंदर ना एंटर कर पाए। और उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है, ठीक है, गार्डन के आप बोल सकते हो जस्ट आउटसाइड उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है। और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर उसने देखिए क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, नो एंट्री बीवेयर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ट्रेस पासर का मतलब होता है वो इंसान, वो लोग जो दूसरे के घर पर या दूसरे की लैंड पर, उसकी प्रॉपर्टी पर बिना किसी की परमिशन, बिना इनविटेशन जो चले जाते हैं उसको हम ट्रेस पासर्स कहते हैं। प्रोसिक्यूटेड दूसरा वर्ड है। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट पनिश करना, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो यहाँ पर जाइंट जो है वो क्या कहता है कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि वो जो भी मेरे गार्डन के अंदर बिना मेरी परमिशन के आएगा, जो भी इस गार्डन में बिना मेरे अथॉरिटी के अंदर घुसेगा, बिना मेरे परमिशन के अंदर आएगा, उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पनिश करूँगा, उसके अगेंस्ट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, और वो बच्चा या जो भी बच्ची आएगी उसको मैं बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। देन ही सेज नो एंट्री बीवेयर, कि यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी को एंट्री नहीं मिल रही है, कोई यहाँ पर बिना मेरे परमिशन के ना आए। बीवेयर मतलब सावधान रहना, ये मैंने एक आपको वार्निंग दे दी है, मैंने आपको वार्न कर दिया है कि मेरे विदाउट परमिशन मेरे गार्डन में कोई एंटर नहीं करेगा। What a selfish giant he was. Then somebody says, कोई बच्चा बोलता है कि कितना सेल्फिश है ये, कितना मतलब स्वार्थी, कितना गंदा जाइंट है ये, कितना गंदा इंसान है ये। What a selfish man he is. ये कितना सेल्फिश जाइंट है ये, कैसा इंसान है, मतलब बच्चों को रोक रहा है। Now where are we going to play? The poor children wandered. Underline this word wandered. Wandered का मतलब होता है thinking, सोचना। They did not like playing on the road. They used to wander. Wander. Underline this word wander. Wander का मतलब होता है walking aimlessly.
wander around the high wall when their school was over and talk about the beautiful garden inside. Oh, how happy we were there, they sighed. They sighed. Sighed, underline this word sighed. Sighed का मतलब होता है deep, एक डीप ब्रीथ, मतलब कि एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लेना, उसको हम साइड कहते हैं। तो आगे बच्चे क्या कहते हैं कि हाउ सेल्फिश ही इज़, कितना सेल्फिश है कि अब हम कहाँ खेलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पर अब इंजॉय करेंगे। जो बच्चे हैं वो सोचने लगते हैं कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे, इसने तो बैनर भी, इसने तो नोटिस बोर्ड भी लगा दिया, इसने हाई वॉल भी लगा दी, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ खेलें। दे डू नॉट लाइक प्लेइंग ऑन द रोड, कि बच्चों को रोड पर खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इधर उधर घूमते रहते थे गार्डन के आजू बाजू आसपास। जब उनका स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो गार्डन की तरफ आते थे, और गार्डन के अंदर तो नहीं घुस सकते क्योंकि वहाँ पर हाई वॉल लगा दी है, हाई वॉल एक बिल्ट कर दी है, ठीक है, और नोटिस बोर्ड भी लगा है, तो बच्चे अंदर तो नहीं घुस सकते थे, लेकिन वो बाहर से दूर से उस गार्डन को देखते थे और सोचते थे और बात करते थे कि हाउ हैप्पी, कि हम कितने खुश थे वहाँ पर, हमें कितना मज़ा आता था वहाँ पर। और वो एक लंबी सी अफसोस वाली, जो हम सांस भरते हैं, लंबी सी एक सांस लेते हैं, तो बच्चे जो हैं वो बड़ी दुख के साथ एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं कि उफ, काश काश हम वहाँ पर खेल सकते, काश ये वापस ना आता, हम कितने खुश थे वहाँ पर, कितने मज़े कर रहे थे हम वहाँ पर। When the spring came, she brought with her little blossoms and little birds that filled the entire country. However, the garden of the selfish giant winter was still breathing. The birds cared not to sing songs as there were no children, and the trees simply forgot to blossom. Once a beautiful flower unfurled का मतलब होता है open, खिलना, unfurled its petals and put its head out of from the grass. But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. अब क्या हुआ, जब बच्चे दुखी हो गए तो नेचर भी दुखी हो जाता है, राइट। हम कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि बच्चे वहाँ पर थे, इसी वजह से नेचर भी बहुत खुश था। नेचर इतना फ्लरिश कर रहा था, नेचर जो था, ट्रीज़ थी, फ्लावर्स थे, बर्ड्स थे, सब कुछ था वहाँ पर उस गार्डन के अंदर, राइट। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चे वहाँ से गए, बच्चे निकल गए, बच्चों को निकाल दिया उसने, सेल्फिश जाइंट ने, तो क्या हुआ कि अचानक से एक दिन स्प्रिंग का मौसम आया, राइट। तो जैसे ही स्प्रिंग आई, अब यहाँ पर राइटर ने स्प्रिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड स्प्रिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, शी यहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है स्प्रिंग को। तो राइटर कहते हैं कि जैसे ही स्प्रिंग आई, सारी कंट्री में, पूरी कंट्री जो है, उस पूरी कंट्री में फ्लावर्स, बर्ड्स, मतलब कि बर्ड्स गुनगुनाने लगी, फ्लावर्स आने लगे, वाइट कलर के, पिंक कलर के, पूरी कंट्री जो है वो ब्यूटीफुल, सुंदर सी खिल गई। लेकिन जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर थी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे, ठंड ही ठंड थी, मतलब कि पूरी कंट्री जो है वो इन्जॉय कर रही है स्प्रिंग का सीज़न, और जो जाइंट का गार्डन है उसमें अभी भी विंटर ही है। बर्ड्स वहाँ पर नहीं आई क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। ट्रीज़ जो हैं, उन्होंने ट्रीज़ के अंदर कोई फ्लावर नहीं आया, कोई फ्रूट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब ना बर्ड्स सिंग कर रही थी, ना ट्रीज़ खुश थे, कुछ भी नहीं हुआ उस पूरे गार्डन के अंदर। एक दिन अचानक एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है, एक सुंदर सा फूल, वो खिल गया, ठीक है, उस गार्डन के अंदर। और जैसे ही वो खिला, उसने अपना जो सर है उस ग्राउंड में से, नीचे धरती में से बाहर निकाला, और वो खिला। तो उसने क्या देखा उसने कि भाई इस गार्डन में नोटिस बोर्ड लगा हुआ है,
कौन सा नोटिस बोर्ड कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब जैसे ही वो फ्लावर उस चीज़ को पढ़ती है, उस नोटिस बोर्ड को पढ़ती है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों के लिए उसे बहुत ज़्यादा फील होता है कि माय गॉड व्हाट अ सेल्फिश जाइंट ही इज़, कि कितना सेल्फिश है कि बच्चों को यहाँ आने से रोक रहा है। और वो दुखी होकर वो वापस से सैड होकर अंदर वापस से ग्राउंड में चली जाती है। ठीक है, और वो फिर कहाँ चली गई? वो ग्राउंड के अंदर वापस से नीचे सोने के लिए चली गई। The snow and the frost were the only people who were pleased. Pleased का मतलब हो गया happy. Spring will not come to this garden, they shouted in glee. Glee again happiness, खुशी में. So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. They invited the north wind to spend some time there, and he came quite enthusiastically, wrapped in fur. He rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is such a delightful spot, he thundered. We must ask the hail to join us. अब क्या हुआ? अब जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब होती गई, और ज़्यादा एडवर्स होती गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो स्प्रिंग है और ना ही कोई समर आया है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, विंटर सीज़न ही है। तो ठंड होने की वजह से, विंटर होने की वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई। अब क्या हुआ कि स्नो आ गई और फ्रॉस्ट आ गए। दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठंड और बर्फ़ दोनों आ जाते हैं इसके गार्डन में। अभी तक विंटर आई थी, अब स्नो और फ्रॉस्ट दोनों आ गई, और दोनों बहुत ज़्यादा खुशी के मारे एक बात बोलती हैं कि स्प्रिंग विल नॉट कम टू दिस गार्डन, कि भाई हमें लगता है स्प्रिंग इस गार्डन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब तो ये मज़े ही हैं हमारे, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, बड़ी खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि अब तो स्प्रिंग आने की ही नहीं। अब यहाँ पर हम पूरे ईयर, पूरे साल अब हमारा ही राज है, हमने ही इस जगह पर राज करनी है, खुशी मनाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग तो इस गार्डन में आ ही नहीं सकती। अब जो स्प्रिंग है, सॉरी जो स्नो है, वो पूरे ग्रास को, जो हमारी ग्रास ग्रीन हुआ करती थी स्टार्टिंग में, और उस पर फ्लावर्स लगे हुए थे जो बिल्कुल स्टार्स की तरह लग रहे थे, अब वो ग्रीन ग्रास के ऊपर पूरी तरीके से स्नो फैल जाती है। पूरी ग्रीन जो ग्रास है वो कवर हो जाती है बिल्कुल एक वाइट कलर के क्लोक की तरह, मतलब कि जैकेट, एक लंबी सी जैकेट ओढ़ रखी है, मान लो ऐसा, कि ऐसा लग रहा है कि पूरी ग्रास ने वाइट कलर की एक जैकेट पहन ली है, एक वाइट कलर का क्लोक पहन रखा है। पूरी तरफ वाइट ही वाइट, वाइट ही वाइट, स्नो ने पूरी तरफ तरीके से कवर कर रखा है ग्रास को। और इधर जो फ्रोस्ट है उसने क्या कर रखा है, उसने जो ट्रीज़ हैं उसको सिल्वर, मतलब कि फ्रोस्ट पूरी ट्रीज़, पूरी जितनी भी वहाँ पर ट्रीज़ हैं उनको कवर कर रखा है उसने, और स्नो ने पूरी ग्रास को कवर कर रखा है। तो मतलब कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि नेचर ने अपना जो बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो नेचर ने लिया वो ये था कि जब इसके गार्डन में, जाइंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई, ये पहला स्टेप था नेचर का अगेंस्ट दिस जाइंट। दूसरा स्टेप कि जब एक ब्यूटीफुल फ्लावर आती है और फिर वो जब उस नोटिस बोर्ड को देखती है तो वो वापस से नीचे चली जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो दुखी है। तीसरा स्नो एंड फ्रॉस्ट, वो भी अब सिचुएशन और ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे गार्डन को, पूरे ट्रीज़ को सिल्वर पेंट कर दिया है, ग्रास को पूरा वाइट कर दिया है। अब ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लेट अस कॉल अवर फ्रेंड नॉर्थ विंड, कि क्यों ना हम अपने प्यारे से दोस्त को, नॉर्थ विंड को भी बुला लेते हैं। भाई नॉर्थ विंड क्या होती है? चिली विंड्स, बहुत ही ठंडी हवा। और जैसे ही नॉर्थ विंड इस गार्डन में एंटर करता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा जब आती है तो तूफ़ान की तरह आती है ना, तो जो भी आसपास चीज़ें होती हैं उन सबको तहस नहस तोड़ फोड़ करके जाती है।
तो वैसे ही इस गार्डन में जब नॉर्थ विंड एंटर करती है तो वहाँ पर चिमनी पॉट्स लगे हुए हैं, उन सारे चिमनी पॉट्स को वो गिरा देती है। जब वो गिरा देती है तो सारे चिमनी पॉट्स टूट जाते हैं। फिर वो आगे क्या बोलती है, दिस इज सच अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही थंडर्ड, वी मस्ट आस्क द हिल टू जॉइन अस। अब नॉर्थ विंड क्या कहती है कि यार ये तो बड़ी सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी जगह है, क्यों ना हम अपने प्यारे से दोस्त हेल को बुला ले। हेल क्या होता है, ओले को हम हेल कहते हैं। तो नॉर्थ विंड कहता है क्यों ना हम अपने प्यारे से सुंदर से दोस्त को हेल को, ओले को यहाँ बुला लेते हैं, सारे मज़े करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप नेचर ने लिया है अगेंस्ट दिस जाइंट, वो है नॉर्थ विंड का आना। ठीक है, अब हेल भी आएगी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट। And so came the hail. He made such a rattling. Rattling का मतलब हो गया loud noise, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। Rattling noise on the roof of the castle till most of the slates were broken. He whirled around the garden in his grey cloak, breathing out frosty air. अब क्या हुआ कि नॉर्थ विंड ने बोला कि भाई हेल को भी बुला लेते हैं, ओले को भी बुला लेते हैं। अब ओला भी आ जाता है। अब जो ये ओले आए हैं वो जैसे ही गिरते हैं जब ऊपर से आसमान से, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, टप टप की आवाज़ आती है, राइट। तो ऐसी ही आवाज़ जब वो गिर रहे हैं गार्डन में और जाइंट के घर पे, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो गार्डन है वो ग्रे कलर में हो गया, मतलब ग्रे कलर का हो गया है। और वाइट कलर पूरी तरीके से स्नो फैल गई है। और अब पूरी गार्डन में कैसी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत ही एक्सट्रीमली ठंडी हवा चल रही है। द selfish giant sat on the window and looked out, wondering why spring was so late in coming to his garden. He wished desperately that the weather would change. Desperately मतलब eagerly, पागलों की तरह किसी चीज़ का इंतज़ार करना। अब सेल्फिश जाइंट जो है अपनी खिड़की पर बैठा होता है और वो बस एक ही चीज़ सोच रहा है, बाहर देखता है कि मेरे गार्डन में आखिर स्प्रिंग क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है भाई स्प्रिंग मेरे गार्डन में, स्प्रिंग को आने में इतना लेट क्यों लग रहा है, मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रही है। एंड देन ही इज़ थिंकिंग, वो सोचता है कि काश काश जल्दी से जल्दी बस ये जो वेदर है, ये जो ठंड का मौसम है, ये बदल जाए, ये चेंज हो जाए और मेरे गार्डन में जल्दी से स्प्रिंग आ जाए। The spring, however, did not came, neither did summer. Even the autumn did not bear any golden fruit in the giant's garden. अब आगे क्या होता है कि स्प्रिंग तो नहीं आती, बस वो सोचता ही रहता है कि वो विश करता है कि भाई स्प्रिंग आ जाए, लेकिन स्प्रिंग नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। और ना ही समर आया, मतलब कि ना ही गर्मी आई, ना स्प्रिंग आई, ना ऑटम आई। ऑटम आई भी तो कोई भी फ्रूट ऑटम के मंथ में, ऑटम के सीज़न में सॉरी, कोई भी फ्रूट नहीं हुआ उसके गार्डन में। अब जो जाइंट का गार्डन है वो बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल वीरान, एकदम बेकार गंदा सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ जो है वो सैडनेस है। नेचर जो है वो दिखाती है कि भाई कहीं ना कहीं मैं सैड हूँ। और उसने अपना जो एक नेचर ने ये शो किया है, अपने इमोशन को शो किया है कि अगर बच्चे ना हो, अगर खुशियाँ ना हो, अगर हैप्पीनेस ना हो, तो मैं भी वहाँ पर नहीं रहूँगी। आह, he is too selfish, she exclaimed. So it was always winter there, and the north wind, and the hail, and the frost, and the snow danced about through the trees. अब विंटर जो है वो कहती है कि ही इज़ टू सेल्फिश, ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, अच्छा हुआ इतना सेल्फिश है, इसके साथ तो यही होना चाहिए कि अब हम मैं, मतलब विंटर अपने आप को कह रही है कि मैं, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, हम सारे एक दूसरे के साथ रहेंगे और यहाँ मज़े करेंगे। और वो सारे खुश हैं, वहाँ पर मज़े करते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर स्प्रिंग नहीं आने वाली। One afternoon he lay in his bed, very pleasant sound reached his ear. Was he daydreaming? He pinched himself
It was the sound of Lynette sitting on his window sill, singing the most melodious song ever. It was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक आफ्टरनून दोपहर का समय था और वो अपने बिस्तर में जाइंट जो है एज़ यूजुअल अपने बिस्तर में, क्योंकि ठंड थी तो वो अपने बिस्तर में सोया हुआ था और अचानक से उसके कानों में एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही मेलोडियस एक सॉन्ग उसके गानों में, आवाज़ एक उसके कानों में एक आती है। और वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ थी लिनेट की। लिनेट क्या होती है? लिनेट जो है वो ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी बर्ड होती है। तो वो जो है लिनेट जो है वो विंडो सील पर बैठ कर, वहाँ पर उसकी विंडो पर वो गाना गुनगुना रही है, या आप बोल सकते हो गा रही है। और वो गाने की आवाज़ उसके कानों में जैसे ही पहुँचती है वो शॉक्ड हो जाता है, वो चौंक जाता है और वो अपने आप एकदम से उठता है और अपने आप को पिंच करता है, अपने आप को देखता है पिंच करके कि भाई क्या ये सच है? क्या यहाँ पर सच में एक लिनेट आई है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कि कहीं ये मेरा ड्रीम तो नहीं है? फिर क्यों ऐसा उसको क्यों लगता है? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और उसने ऐसी आवाज़ काफ़ी समय से नहीं सुनी। तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो दुनिया का सबसे अच्छा म्यूज़िक है जो ये गा रही है। I believe the spring has come at last, said the giant. He jumped out of the bed and looked out. Lord, behold, he saw the most wonderful sight. Through a little hole in the wall, children had crept, underline this word crept का मतलब होता है moved, crept in, and they were sitting on the branches of the trees. The trees were so glad to have the children back. Now you see कि आगे क्या होता है कि जाइंट कहता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कहीं सच में ये सपना तो नहीं है? फिर अपने आप को पिंच करता है और कहता है नहीं नहीं सपना नहीं है, सच है कि यहाँ पर सच में बर्ड आई है। और फिर वो बाहर की तरफ देखता है और बोलता है कि शायद आई बिलीव कि स्प्रिंग अब आ गई है। ओ, वो भगवान को कहता है एट लास्ट मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ ही गई। एंड देन ही जम्प्स, वो एकदम से अपनी बिस्तर पर से कूदता है और बाहर की तरफ जाता है। जैसे ही वो बाहर की तरफ जाता है वो क्या देखता है कि बच्चों ने एक छोटा सा होल, दीवार तोड़ दी है, उस दीवार में एक छोटा सा होल कर दिया है और उस होल के थ्रू वो बच्चे जो हैं वो गार्डन के अंदर घुस गए हैं, मतलब अंदर आ गए हैं। उस जो दीवार उसने बनाई थी उस दीवार को उन्होंने तोड़ दी है और बच्चे जो हैं वो गार्डन के अंदर, कुछ बच्चे जो हैं वो गार्डन में आकर ट्रीज़ के ऊपर बैठकर मज़े कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर फ्लावर्स को छू रहे हैं, कुछ मतलब हर एक बच्चा अपने आप इंजॉय कर रहा है। ठीक है, द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक। और बच्चों को देखकर नेचर इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, नेचर जो है वो वापस से स्प्रिंग ले आती है इसके गार्डन में। Back again, and they had covered themselves with the blossoms. The birds were twittering. Twittering का मतलब होता है chirping, chirping, chirping with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing merrily. Merrily का मतलब हो गया happily. तो यहाँ पर वो जब कूद कर बाहर आता है गार्डन में तो वो क्या देखता है कि चारों तरफ बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो ट्रीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, गार्डन जो है वो पूरी तरीके से ग्रीन हो गई है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ में फ्रूट्स लग गए हैं, सारी तरफ जो है वो बर्ड्स हैं, सारी तरफ बच्चे हैं और बर्ड्स बहुत अच्छा गाना गुनगुना रही हैं, फ्लावर्स बहुत सारे आ गए हैं, फ्रूट्स बहुत सारे आ गए हैं, ग्रास जो पहले वाइट हुआ करती थी ग्रीन हो गई है और मौसम एक बिल्कुल ही जो सीज़न है वो एकदम से चेंज हो गया है। मतलब हर एक चीज़ जो है वो वापस से नॉर्मल हो गई है। रियलाइजेशन डॉन्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड डॉन्ड का मतलब हो गया टू बिगिन।
Realization dawned upon the selfish giant. How selfish I have been, he thought. I know now why spring would not come here, all because of my selfish nature. अब क्या होता है कि वो जैसे ही इस चीज़ को देखता है कि बच्चों की वजह से ये सारी चीज़ जो है वो नॉर्मल हो गई, मतलब मेरा गार्डन जो था वो वापस से वैसा ही इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर बच्चे थे। तो उसने सडनली जैसे उसने बच्चों को देखा, उसको रियलाइज़ हुआ, उसको ये एहसास हुआ, उसको ये चीज़ महसूस हुई कि मैं कितना सेल्फिश था जो मैं बच्चों को रोक रहा था इस गार्डन में आने से। वो आगे बोलते हैं कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि आई नो नाउ वाई स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, कि मुझे अब ये बात समझ में आ रही है कि स्प्रिंग इस गार्डन में क्यों नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं इतना सेल्फिश हूँ, क्योंकि मेरे सेल्फिश नेचर की वजह से, मेरे ईगो की वजह से मैं इतना स्वार्थी था। उस वजह से मैंने जो बच्चों को बाहर निकाला, उनको इतना गुस्सा किया, उनको इतना डांटा, उनको यहाँ पर खेलने नहीं दिया, मेरे इस नेचर की वजह से जो है स्प्रिंग दुखी होकर यहाँ से चली गई। कि मैं इन सारी चीज़ों का कारण कौन हूँ? कौन है? मैं हूँ। मेरे इतने बड़े डिसीजन से मैंने दूसरों की लाइफ को भी मतलब अफेक्ट किया, मतलब बच्चों से उनकी खुशियाँ छीनी, और इसी वजह से शायद स्प्रिंग ने मुझसे मेरे गार्डन को छीन लिया, मतलब मेरी खुशियाँ जो थी वो मुझसे छीन ली। उस वक्त जब वो बच्चों को देखता है, उस वक्त उसको ये समझ में आती है बात, उसे ये रियलाइज़ होता है कि मेरा जो नेचर था, जो मेरा एटीट्यूड था वो बच्चों के प्रति, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। He crept downstairs and went out into the garden. But when the children saw him, they ran away frightened. And it was winter again in the giant's garden. Come back! Don't run away! It's your garden now. Little children called out the giant. Then he took a great axe and knocked down the wall. The children came back and played all day in his garden. How happy they were there. Now you see, the last line is, and so was the giant who was no longer selfish. कि अब क्या होता है, वो गार्डन में जाता है और वो गार्डन में जैसे कि वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, सीढ़ियाँ होंगी वहाँ पर, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और वो देखता है कि बच्चे यहाँ पर कितने खुश हैं, और उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब मेरी वजह से था, कि ये जो विंटर आया ये सब मेरी वजह से हुआ था। लेकिन जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, बच्चे इतने ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा डर लग जाता है कि वो वापस से वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं तो वहाँ पर क्या है, विंटर दोबारा से आने लगती है, यानी ठंडी ठंडी हवा दोबारा से चलने लगती है और मौसम जो है वो दोबारा से चेंज होने लगता है। वो एकदम से बोलता है, जाइंट क्या बोलता है एकदम से, कि कम बैक, डोंट रन अवे, इट्स योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। वो बच्चों को बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, कि कम कम बैक, कि वापस आ जाओ, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, ये गार्डन जो है वो अब तुम्हारा गार्डन भी है, दिस इज़ योर गार्डन, कि मेरे प्यारे बच्चों ये गार्डन अब से तुम्हारा है, और प्लीज़ इस गार्डन को छोड़कर और मुझको छोड़कर यहाँ से मत जाओ। यहाँ पर तुम बहुत आराम से, बहुत मज़े से खेल सकते हो, क्योंकि अब से ये गार्डन ना सिर्फ मेरा है बल्कि तुम्हारा भी है। और उसने क्या किया, उसने एक कुल्हाड़ी ली और उसने जो दीवार बनाई थी, वो जो एक उसने हाई वॉल जो उसने बिल्टअप की थी, उसने उस कुल्हाड़ी से, उस ऐस से उसने उस दीवार को तोड़ा, और जो वो नोटिस बोर्ड है उसे वो गिराता है, नीचे गिराता है, और वो बच्चों के साथ दोबारा से खेलने लगता है। मतलब बच्चे भी वहाँ पर बहुत खुश हैं उस गार्डन में, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि जाइंट ने जो है उन्हें अलाउ कर दिया उस गार्डन में खेलने के लिए। और जाइंट जो है, एक लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, एंड सो वॉज द जाइंट हु वॉज नो लॉन्गर सेल्फिश, कि वो जाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि अब वो सेल्फिश जाइंट नहीं था, वो सेल्फिश नहीं था,
वो सेल्फलेस हो गया था, वो हम्बल हो गया था, वो मतलब उसका नेचर चेंज हो गया था, क्योंकि उसने उन बच्चों को अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दे दी थी। उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की थी और उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जो स्प्रिंग है वो शायद मेरी ही गलती थी, उसकी वजह से, शायद नहीं पक्का ही कि मेरी ही वजह से वो जो स्प्रिंग है इस गार्डन के अंदर नहीं आ रही थी। और वो कब रियलाइज़ करता है, जब वो उन बच्चों को देखता है। तो इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करना चाहिए। मतलब कि जब हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि हाँ हमारी गलती है, तो हमें माफ़ी, अगर आप गलत हो कहीं पर तो आप अपनी माफ़ी मांग लो, राइट। प्लस ये भी कि शेयर करके चलना चाहिए। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसे शेयर करो दूसरों के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। अगर हम दूसरों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, अगर हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप नहीं होंगी शेयरिंग की, केयरिंग की, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने हमें दिया है कि एक तो शेयर करना सीखो, एक हेल्प करना सीखो, और दूसरा कि जहाँ भी आपकी गलती हो वहाँ बेझिझक माफ़ी मांगना सीखो कि यस आई वॉज़ रॉन्ग। और लाइफ में हर एक चीज़ से सीख कर आगे बढ़ो। ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल एंड द वीडियो एज वेल।